हेलो एवरीवन। अभी हमने देखा था कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल्स को मूव करवाने के लिए कितनी वेलोसिटी लगती है, उसका डेरिवेटिव फॉर्म हमने देखा था। और अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मीन होता है स्थित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थित विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स चार्ज इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दोज चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म द सिस्टम। किसी सिस्टम जिसमें डिफरेंट पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, है ना, तो डिफरेंट पॉइंट चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगी? उस एनर्जी के इक्वल होगी या उस वर्क के इक्वल होगी जो हमें किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उस सिस्टम तक लाने में करना पड़ता है। उस वर्क के इक्वल क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ डिफरेंट पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दोज चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म द सिस्टम। किसी सिस्टम में जब अलग डिफरेंट पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं तो उन डिफरेंट पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क के इक्वल होती है जो वर्क हमें इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से उस सिस्टम तक लाने में करना पड़ता है। तो उसी वर्क के इक्वल क्या हो जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब देखते हैं हम लोग, चलिए इससे अब हम डेरिवेटिव फॉर्म में देखते हैं। तो इन फिगर 2.19 कंसिडर 2 पॉइंट चार्ज प्लस Q1 एंड प्लस Q2 लोकेटेड एट A एंड B। आपको फिगर 2.19 में 2 पॉइंट चार्ज कंसिडर करना है जो आपको दिख रहे होंगे प्लस Q1 प्लस Q2 जो पॉइंट A एंड B में लोकेटेड हैं। एड अ सेपरेशंस ऑफ R इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। दोनों कितने सेपरेशन में रखे हुए हैं? 2 सेपरेशन में, R सेपरेशन में रखे हुए हैं, R डिस्टेंस में रखे हुए हैं और उनके बीच में मीडियम कौन सा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मीडियम है। ठीक है, अब देखिए टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट वी कंसिडर दैट द चार्ज प्लस Q2 इज़ नॉट एट B बट इट इज़ एट इन्फिनिटी। अब हमें क्या कंसिडर करना है? हमें सबसे पहले यह कंसिडर करना है कि जो प्लस चार्ज Q2 पॉइंट B में न रख के कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? पॉइंट B में ना होकर पहले कहाँ रखा हुआ है? वो इन्फिनिटी में रखा हुआ है। ठीक, अब देखिए हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को किसी पॉइंट में लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वही हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो अब हम वही करेंगे कि जो इन्फिनिटी में जो चार्ज प्लस Q2 रखा है उसे हम पॉइंट B तक लेकर आएंगे, है ना। तो अब देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज प्लस Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी, है ना। तो वही चीज़ मैंने जो बोला वही है 2 पॉइंट B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द चार्ज प्लस Q। देखिए प्लस चार्ज Q1 तो पहले से मैं रखा हुआ ही है, लेकिन जो Q2 चार्ज है उसको अभी हमें B में ना मान के कहाँ मानना है कि वो इन्फिनिटी में है। तो अब देखिए जो नीचे प्लस Q1 चार्ज है तो उसकी वजह से तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही, उतनी जितनी भी प्लेस है वहाँ पर उसके आसपास का, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके इक्वल मानेंगे हम? वर्क डन इन ब्रिंगिंग, मतलब प्लस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट B तक इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर प्रोड्यूस हो चुका है प्लस Q1 की वजह से, वहाँ पर एक और पॉइंट जो B रखा है वहाँ तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा वही हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करेंगे। तो U इक्वल क्या हो जाएगा? चार्ज Q2 मल्टीप्लाई वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ब्रिंगिंग पॉइंट B। तो क्या हो जाएगा? चार्ज Q2 तो Q2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई जो हमें वर्क करना पड़ रहा है पॉइंट B तक लाने में इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, तो वो वर्क हमें निकालना है।
तो Q2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट द पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1, है ना। तो जो वर्क किसके इक्वल होगा, जो वर्क हमने वर्क कर रहे हैं हम पॉइंट B तक लाने में किसी चार्ज को इन्फिनिटी से, वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के इक्वल होगा जो पॉइंट B पर है प्लस Q की वजह से। तो देखिए, बट पोटेंशियल एट द पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1 इज V इक्वल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा पॉइंट B पर Q1 की वजह से V इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 के Q1/R वोल्ट। तो ये तो हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया पॉइंट B पर प्लस Q1 की वजह से। अब हमें U पर इसकी वैल्यू पुट करना है, तो U इक्वल क्या आता है हमारा, चार्ज Q2 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट द पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू पुट करेंगे U में, तो U इक्वल क्या हो जाएगा, Q2 मल्टीप्लाई V की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 के Q1/R है, ठीक है। तो इस प्रकार से U इजिकल क्या हो जाता है 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2/R जूल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो आपको इतना ही करना है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है ये। तो बस हमें मेन चीज़ हमें इसकी डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो यदि आपको वह चीज़ समझ में आ गई है तो आप डेरिवेटिव फॉर्म इजीली कर सकते हैं, है ना। तो डेफिनेशन में हमें क्या कहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम किससे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं। और क्या कहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की किसके इक्वल होती है, उस वर्क के इक्वल होती है जो हमें किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उस सिस्टम तक लाने में करना पड़ता है। तो हमने वही चीज़ निकाला, हमने वर्क निकाला, किसी पॉइंट चार्ज को पहले एज्यूम कर लिया, फिर हमने वर्क निकाला इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, और फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बोलना चाहिए जो फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यू पुट की, और वहाँ से हमारा आ गया कि U इक्वल 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2/R जूल, ठीक है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मीन क्या होता है, धारिता। कैपेसिटी यानी क्या होता है, क्षमता, और कैपेसिटी यानी क्या होता है, धारण करने की क्षमता, है ना। तो कैपेसिटेंस की मीनिंग होती है धारिता। तो आज ये न्यू मतलब इसी चैप्टर के अंतर्गत न्यू टॉपिक है कैपेसिटेंस। तो चलिए देखते हैं। कैपेसिटेंस पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स प्रेजेंस ऑफ फ्री एंड बाउंड चार्ज इन अ कंडक्टर। तो आपको पहले क्या पढ़ना है, इसे पढ़ने से पहले कंडक्टर पढ़ना है, इंसुलेटर पढ़ना है। आई थिंक आप लोगों को तो ये क्लियर हो गया कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। ये हमने फर्स्ट यूनिट में इसे हमने देखा था, है ना। तो एक और बार यहाँ पर आया तो हमें इसे पढ़ना है। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाउंड कंडक्टर बाउंड चार्ज क्या होते हैं, है ना। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। वी नो दैट ईच सबस्टेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स। हम जानते हैं कि हर एक सबस्टेंस किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। ईच एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। और हर एक एटम के न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। एंड अराउंड विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सम स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वह कुछ ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। यह तो क्लियर है, होना ही चाहिए सभी को, बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, ठीक। अब देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट क्लोज टू द न्यूक्लियस आर रेजिडली बाउंड विद द न्यूक्लियस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो सबसे पहले तो आप देखिए क्या बोल रहा है कि एक एटम है, और एक एटम किससे मिलके बना होता है, कोई भी एक सबस्टेंस है वो किससे मिलके बना होता है, बहुत सारे एटम से मिलके बना होता है। और हर एक एटम में क्या होता है, सेंटर होता है, और सेंटर में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। एंड माइनस चार्ज कहाँ पाया जाता है, उस एटम के चारों ओर कुछ ऑर्बिट्स होती हैं, तो उसमें वह चक्कर लगाते रहते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब यह क्या बोल रहा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के क्लोज वाली ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, तो क्लोज वाली ऑर्बिट्स में बोलना चाहिए जो क्लोज वाली जो ऑर्बिट है सेंटर के, तो सेंटर में जो बोलना चाहिए फोर्स वर्क करता है। तो सेंटर में जो फोर्स है वो पास की जो न्यूक्लियस है सेंटर की उसको उसमें ज़्यादा मतलब उसको पकड़ के रखेगा, उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा पास की ऑर्बिट्स में सेंटर की वजह से। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो पास की जो ऑर्बिट्स होती है सेंटर के, तो वह सेंटर क्या करता है, उस पास के ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पकड़ के रखता है वो, है ना, उसमें ज़्यादा फोर्स वर्क करता है।
but as the distance of electron from the nucleus increases the binding force decrease। लेकिन जब यदि कोई एटम्स बहुत बड़ा हो जाए, न्यूक्लियस बहुत एटम्स इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा और सॉरी जो एटम्स है उसमें अगर ज़्यादा ऑर्बिट्स हो न्यूक्लियस के आसपास, तो न्यूक्लियस से जो दूर की जो ऑर्बिट्स हैं उसमें अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा ना। ऑब्वियसली बात है कि यदि कोई चीज़ हम ही हमारे जो आसपास की चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करके रखते हैं और जो दूर की चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा हमारा ध्यान नहीं होता है, तो उसी प्रकार इसमें भी होता है कि जो ऑर्बिट के सेंटर के जो पास की जो ऑर्बिट्स हैं उसमें सेंटर का अट्रैक्शन फोर्स को ज़्यादा वर्क करेगा, और जो सेंटर से जो दूर में जो ऑर्बिट्स हैं उसमें उसका अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम वर्क करेगा, है ना। तो ये चीज़ तो क्लियर ही है। अब देखिए एटम्स हैव अ रेगुलर एंड पीरियडिक अरेंजमेंट्स इन अ सॉलिड। और जो आपने सबस्टेंस के 3 टाइप्स पढ़ा होगा, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस, तो जो सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का वो बहुत अच्छे तरीके से पीरियडिक तरीके से अरेंजमेंट होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स। और उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स होता है किसमें, सॉलिड्स में, अमॉन्ग्स एटम्स। The binding of outermost electron of atom with the nucleus become weak and these electrons almost become free to move। अब देखिए जो क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स अमॉन्ग्स द एटम्स द बाइंडिंग ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम विद द न्यूक्लियस बिकम वीक। तो वही है कि जो एटम है, एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो जो आउटसाइड मतलब कि जो दूर की जो कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन क्या बोलना चाहिए रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो उनमें जो फोर्स बोलना चाहिए कि अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है ना। अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है मीन उसमें जो बॉन्ड होता है वह वीक होता है, कमज़ोर होता है। एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉनों में, उनमें क्या होता है, वीक होता है। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट बिकम फ्री टू मूव। वीक होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, घूमते रहते हैं फ्री होकर। दस देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे या पॉजिटिव आयंस कहेंगे, है ना। तो क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स से थोड़ी दूर की या बहुत दूर की जो ऑर्बिट्स होती है उसमें रिवॉल्व करते हैं। बहुत दूर की बोलना चाहिए ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने की वजह से उनमें इंटर एटॉमिक फोर्स कम लगता है, वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से वह फ्री हो जाते हैं, फ्री होने की वजह से वह घूमने लगते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव आयंस कहते हैं। ठीक, अब देखिए Thus, in an atoms, the electron which are in orbit near the nucleus are bound tightly with the nucleus. Hence, they cannot be detected from the atoms. They are called the bounded electrons. अब देखिए क्या बोल रहा है कि ऐसे एटम्स इन एन एटम्स, एटम में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के पास के ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो वह अपने न्यूक्लियस से टाइटली बंधे हुए रहते हैं, बहुत टाइटली बंधे हुए रहते हैं। हैंस दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड फ्रॉम द एटम्स, जिन्हें उन्हें उस एटम से अलग करना बहुत बोलना चाहिए नहीं किया जा सकता, उन्हें उस न्यूक्लियस से अलग उन इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आपने 2 डेफिनेशंस पढ़ी, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन सबस्टेंस इज ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सबस्टेंस। अब क्या बोल रहा है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सबस्टेंस, किसी सबस्टेंस में इलेक्ट्रिक चार्ज कब फ्लो करेगा, मतलब क्यों फ्लो करता है, जब उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। किसी सबस्टेंस में यदि फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो ही उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। क्या बोल रहा है, किसी भी हम देखते हैं ना कि कोई भी इलेक्ट्रिक सबस्टेंस में चार्ज कैसे आता है, तो चार्ज कैसे आता है, जब उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जिन सबस्टेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा, है ना। और क्या बोल रहा है, द फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव अ चार्ज कैरियर्स। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन वो कैसे बिहेव करते हैं, जैसे चार्ज को ले जाते हैं ना हम लोग इधर से उधर, तो वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही मूव करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन द सबस्टेंस आर मेनली क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। तो इस प्रकार से हमने क्या बोल रहा है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस में इसने सबस्टेंस को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट है कंडक्टर एंड सेकंड है इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक और नॉन कंडक्टर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस में इसने किसी भी सबस्टेंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कंडक्टर एंड सेकंड है इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक और नॉन कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या हो जाएंगे, आई थिंक तो आपको अब समझ में आ गया होगा।
कंडक्टर क्या होंगे, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ। कंडक्टर वो होंगे, ऐसे सबस्टेंस होंगे जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, जिनमें ज़्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्टर होंगे। कि कंडक्टर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कौन करवाएगा, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वही करवाएगा, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। द सबस्टेंस विच हैव अ कंपैरेटिवली वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड द कंडक्टर। ठीक है, तो ऐसे सबस्टेंस जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। हैंस इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज पॉसिबल इन दैम। When charge is given them, it soon spread or their outermost surface. For example, all metals, है ना। तो आपको ये नहीं देखना है, बस डेफिनेशन देखना है और एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे कि all metals, अर्थ, ह्यूमन बॉडी, सॉल्ट सॉल्यूशंस, एसिडोलेटेड वाटर्स एंड मरकरी, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडक्टर। इसी प्रकार है हमारा क्या, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर क्या हो जाएंगे, द सबस्टेंस सच एज वुड, ग्लास, एबोनाइट, वैक्स, लीड, मेका, etc. which contain relatively small number of free electron are called the insulator or dielectric. Electric conduction is not possible in them. नॉन कंडक्टर क्या हो जाएगा, कंडक्टर का अपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसे सबस्टेंस जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम मात्रा में या नहीं के बराबर पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन कंडक्टर कहेंगे। जैसे एबोनाइट हो गया, वैक्स हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या है, हमारे नॉन कंडक्टर हैं या इंसुलेटर कहेंगे या डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस कहेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, और द नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर क्या दिया हुआ है, द नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर आर आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन कंडक्टर को हम और क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर भी बोल सकते हैं या डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं, है ना। और क्या है, द इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू द डाइलेक्ट्रिक्स। और ये तो कॉमन सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक होगी, कंडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू अ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में तो इलेक्ट्रिक तो कंडक्शन पॉसिबल है ही नहीं है ना। बट दे सो एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी कभी उसमें शो हो जाता है जब हम उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तब। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम do not leave their atoms but they get slightly displaced from their equilibrium positions. This is called the dielectric polarizations. We shall study in the details in article 2.14. तो क्या बोल रहे हैं, देखिए जो इंसुलेटर होते हैं या नॉन कंडक्टर होते हैं उनमें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती ही नहीं है, लेकिन जब हम उसमें उनमें कुछ ज़्यादा मात्रा में अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड दें, है ना, उसमें प्रेजेंट करवाएं और वहाँ पे उन्हें रखें, तो क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डू नॉट लीव द एटम्स। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह एटम्स को छोड़ के तो नहीं जाते हैं, लेकिन जो उनकी जो पोजीशन होती है उस पोजीशन से हल्का सा वो हट जाते हैं। तो वह पोजीशंस उनकी जो इक्विलिब्रियम जो पोजीशंस होती है स्टेबिलिटी की, तो वह उसमें से थोड़ा सा उनमें डिस्टेंस तो आ जाता है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस कहलाती है। और इससे हम आगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।